नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू डू आईएएस में। हम देखेंगे जियोग्राफी का बिल्कुल एक नया टॉपिक। उसका नाम है, आपके पीछे देखिए लिखा हुआ है, चैनल मॉर्फोलॉजी, जलमार्ग आकृति विज्ञान। तो एक नया कंसेप्ट है जियोमॉर्फोलॉजी में। जलमार्ग, किसका जलमार्ग? तो यहाँ पे जलमार्ग में देखना है हमको, नदी का जलमार्ग। तो नदियाँ कैसे मार्ग से गुजरती है, किस प्रकार की भू आकृति बनाती है। देखिए, मैं डेविस का और पैक का वर्धन चक्र में आपको नदी के बारे में थोड़ा बेसिक बताया हूँ। जो नदियां हैं उसकी तीन अवस्थाएं होती है। तो नदी के द्वारा निर्मित जो भी भूदिश होते हैं वो तीन भागों में विभाजित होते हैं। पुनः नदियां भी तीन भागों में विभाजित होती है। तो कैसे बांटेंगे इसको? सबसे पहले आपको करना है, नदियों द्वारा निर्मित जो स्थलाकृति है उसकी युवावस्था, की युवावस्था में है, प्रौढ़ अवस्था में या वृद्धावस्था में। जो भी लैंड दिखाई दे रहे हैं वो किस अवस्था में है? तो युवावस्था में जो निर्मित भू आकृति, मैंने इसका आपको शायद बताया भी है, नहीं तो दोबारा भी देख लीजिए आप। युवावस्था में जो नदी है, ये कौन कौन सी भू आकृति बनाती है, कौन कौन से खंड बनाते हैं भूमि के? सबसे पहला युवावस्था में गार्ज, एक शब्द मिलेगा आपको, गार्ज, कैनियन, फिर चित्रा, जलप्रपात। ये गार्ज, कैनियन, चित्रा, जलप्रपात आपके युवावस्था के लक्षण हैं, नदियों के द्वारा निर्मित होते हैं। पुनः यहाँ प्रौढ़ अवस्था में, इसमें भी अन भी है, जैसे वी आकार की घाटी, वी आकार की घाटी, यू आकार की घाटी, फिलहाल वी आकार की घाटी आप देखिए, गार्ज, कैनियन, चिपकरा, जलप्रपात, वी आकार की घाटी, ये युवावस्था में नदियों द्वारा निर्मित है। पुनः प्रौढ़ अवस्था में जब मध्य भाग में नदियां पहुंच जाती है, तब मध्य भाग में कौन सी लैंडस्केप देश भूमियों का निर्माण करती है? तो इसमें आपको बोलना है, जैसे याद करिए, जलोढ़, पंख, जलोढ़, शंकु, तीन जलोढ़ याद करिए पहले। जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, जलोढ़ मैदान। फिर पढ़ेंगे आप बाढ़ का मैदान, प्राकृतिक तटबंध, जहाँ बाढ़ आते हैं उसी के किनारे में, नदियों के किनारे प्राकृतिक तटबंध दिखाई देगा, जो प्रकृति द्वारा निर्मित ऑटोमेटिक एक बांध है। इसके बाद इसमें आपको पढ़ेंगे नदी विसर्ग, गोकुल झीलें, गोकुल झील। ये नदियों की प्रौढ़ अवस्था में निर्मित होती है। वृद्धावस्था में नदियाँ क्या बनाती है? डेल्टा का निर्माण करती है और समतल प्लेन, समतल मैदान। ये है आपके सामने युवावस्था में नदियों द्वारा निर्मित। इन सब का पढ़ना रहता है जियोग्राफी में। थोड़ा जानना होगा आपको बेसिक कंसेप्ट कि गार्ज के सेवन से कैनियन छिपका क्या है, जलप्रपात, वी आकार की घाटी, इस साइड तीन जलोढ़, जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु, जलोढ़ मैदान, बाढ़ का मैदान, प्राकृतिक तटबंध, नदी विसर्ग, गोकुल झील। वृद्धा अवस्था में डेल्टा और समतल मैदानों का निर्माण होता है। तो सबसे पहले नदियों के द्वारा निर्मित जो युवावस्था है, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, हम इसको बांटेंगे कि नदियों के द्वारा निर्मित होते हैं वो उसके जल मार्ग आकृति विज्ञान में। अर्थात जो नदियां हैं अपने मार्ग में जब बहती है तो इन सब क्या है, स्थलाकृति का निर्माण करती है। तो नदियां बहती कैसे हैं और कौन कौन सी लैंडस्केप का निर्माण करती है, या तो लंबाई में कर रही होगी या तो चौड़ाई में। नदियों की लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है? जो जल मार्ग होते हैं, दो तरीके के जल मार्ग हैं। यहाँ करेंगे नदियों का जो जल मार्ग है, दो तरीकों का प्रोफाइल बनाता है, परिच्छेदिका बनाता है, जिसके अंदर जो इससे पहले आप पढ़े थे दृश्य भूमि, उसका निर्माण करती है। फर्स्ट नंबर पे अनुप्रस्थ। ये अनुप्रस्थ अब आपको हर जगह मिलेगा, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, अनुप्रस्थ प्रोफाइल, परिच्छेदिका। बता रहा हूँ मैं आपको क्या होता है। इधर अनुदैर्घ्य,
अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य सब हमेशा पढ़ेंगे फिजिक्स ज्योग्राफी में। तो देखिए, अनुप्रस्थ परिच्छेदिका क्या होती है? नदी दो तरीके से बह रही है, एक तो अपनी लंबाई में बह रही है, दूसरा नदी की एक चौड़ाई होती है। कोई लंबी नदी है, किसी की चौड़ाई अधिक है, तो किसी नदी की चौड़ाई कम है, किसी नदी की लंबाई कम है। तो सबसे पहले अनुप्रस्थ परिच्छेदिका में क्या पढ़ना है आपको, आप इसी में समझ जाएंगे। हम आज बात करेंगे अनुप्रस्थ परिच्छेदिका का। थोड़ा सा ब्रीफ अनुदैर्घ्य परिच्छेदिका बताऊंगा। फिलहाल अनुप्रस्थ परिच्छेदिका देखिए, ये हिमालय की नदी, ये पहाड़ है, ऊंचाई दिखा रहा है यहाँ से यहाँ तक। ये हिमालय माउंटेन क्षेत्र में आपको ऐसे दिखाई देंगे नदियाँ लंबाई में बह रही है। ये आप चले जाएंगे पठारी क्षेत्र में दिखाई देगा, प्रायद्वीप भाग के पठार में, और समतल मैदान में आपको तो ऐसे ही दिखाई देगा नदियाँ बह रही है। ठीक है, ये हिमालय क्षेत्र में नदियों की जो है अनुप्रस्थ परिच्छेदिका है हिमालय क्षेत्र में। ये बोलेंगे आप सेकंड नंबर पे, ए नंबर वाला, बी नंबर और सी नंबर। बी नंबर वाला बोलेंगे जो पठार क्षेत्र है, क्योंकि पठार क्षेत्र में ऊंचाई कम हो जाती है पर्वत क्षेत्र की तुलना में, तो पठार क्षेत्र में निर्मित है, नदियाँ बह रही है। और ये समतल मैदान में बहुत सारी नदी है जो समतल क्षेत्र से भी निकलती है। तो आपके सामने तीन परिच्छेदिका। तो अनुप्रस्थ परिच्छेदिका क्या है? ये नदी का मुहाना है। नदी का मुहाना है, सॉरी, ये नदी का निकलने वाला पॉइंट है, जहाँ से नदी निकल रही है, ये मुहाना है, यहाँ गिर रही है। ये नदी का उद्गम क्षेत्र है, अर्थात नदी अपने उद्गम क्षेत्र से अपने मुहाने तक एक लंबा सफर तय कर रही है। तो अनुप्रस्थ परिच्छेदिका में आप क्या पढ़ रहे हैं? नदी की लंबाई यहाँ से स्टार्ट हुई, इस पॉइंट पे गई। और एग्जाम्पल के लिए, अगर गंगा नदी है, कहाँ से निकलती है? सुने होंगे आप, गंगोत्री से। तो गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थान है, ये वाला पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट, निक पॉइंट है, जहाँ से उद्गम हो रहा है गंगा नदी का। गिरती कहाँ है? तो ये वाला पॉइंट जो मुहाना है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। पुनः पठारी क्षेत्र की कोई भी नदी ले लीजिए, मान लीजिए एक महानदी है, तो महानदी बह रही है, ये इसका उद्गम केंद्र है और ये इसका मुहाना है। पुनः बंगाल की खाड़ी मुहाना है महानदी का भी। फिर समतल क्षेत्र में भी नदियाँ निकलती है। ये छोटी नदियाँ होती है जो सहायक नदी के रूप में होती है, मुख्य नदियों में मिल जाती है। तो हमको यहाँ से लेके जो मुहाना तक है, उद्गम क्षेत्र से मुहाने तक के बीच में जो भूदृश्य बन रहे हैं, उसी भूदृश्य का अध्ययन करना है। तो इससे पहले मैंने आपको युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में भूदृश्य बताया था। तो अनुप्रस्थ परिच्छेदिका के अंदर कौन से भूदृश्य का निर्माण होगा? अनुप्रस्थ परिच्छेदिका के अंदर, एक बार सोचिए, परिच्छेदिका के अंदर दृश्य भूमि, कौन कौन से दृश्य भूमि का निर्माण होगा? मैं बोल सकता हूँ, गोकुल झीलें, जलोढ़ का मैदान, बाढ़ का मैदान, प्राकृतिक तटबंध, इस तरीके से अनुच्छेद परिच्छेदिका में आएंगे। तो जलप्रपात भी बन सकती है यहाँ पे। और मुहाने पे क्या बनेगा? इस वाले पोर्शन पे अगर ये मान ले तो मुहाना है, तो यहाँ डेल्टा का निर्माण होगा। उद्गम क्षेत्र से लेके मुहाने तक कई सारे लैंडस्केप अर्थात दृश्य भूमियों का निर्माण हो रहा है, इसी में अध्ययन करना है। तो अनुप्रस्थ परिच्छेदिका से नदी का पता चलता है कि नदी की लंबाई कितनी है, ढाल कैसे है नदी का, ये ढाल। तो नदी की लंबाई भी पता चल जा रही है। क्या क्या पता चल रहा है आपको? ये जो अनुप्रस्थ परिच्छेदिका है, नदी की लंबाई, नदी का ढाल, या तीर्थभूमि जो है इसका ढाल, कौन कौन सी तीर्थभूमि बनेगी, ये सब की जानकारी आपको अनुप्रस्थ परिच्छेदिका से मिल जाती है।
एक बार अनुदैर्ध्य परिच्छेदिका भी देख लेते हैं, फिर थोड़ा सा नदी का एक बार मैं आपको वर्णन पढ़ाऊंगा। ये है अनुदैर्ध्य परिच्छेदिका। इसमें आपको क्या पढ़ना है कि कोई नदी है जो बह रही है, मान लेते हैं ये नदी है, तो इसकी चौड़ाई, ये वाला सेक्शन, तो नदियों की चौड़ाई इसमें पढ़ते हैं कि जो नदी है इसकी चौड़ाई में कौन कौन से दृश्य भूमियों का निर्माण होगा, कौन कौन से दृश्य भूमि निर्माण होगा। तो एक आप क्या पढ़ रहे हैं कि लंबाई में कौन सी दृश्य भूमि का निर्माण होगा, और एक में आप क्या पढ़ रहे हैं नदी की चौड़ाई में कौन कौन सी दृश्य भूमि का निर्माण होगा। तो इसमें भी दृश्य भूमि का निर्माण होगा, जैसे वी आकार की घाटी बन जाए, नदी बना ले, या यू आकार की घाटी बना ले नदी। तो बाद में हम देखेंगे अनुदैर्ध्य परिच्छेदिका में। पहले अनुप्रस्थ परिच्छेदिका देखते हैं, क्योंकि इसका लंबा वीडियो जाएगा, बहुत सारे इसमें दृश्य भूमि है। थोड़ा थोड़ा भी मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आज हम लोग अनुप्रस्थ परिच्छेदिका को देखते हैं। इससे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लीजिए नदी का, कि नदी का अपवर्तन कैसे होता है। डेविस और पैक तो बता चुके हैं, फिर भी एक बार ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देखिए आप। सबसे पहले क्या बात, नदी, कोई नदी ले लीजिए, मान लेता हूँ ये नदी है, ठीक है, एक नदी दी है, इसमें जल है। तो देखिए नदी जो है अपने उद्गम स्थान से निकल रही है, ये इसका उद्गम स्थान है, यहाँ से मुहाने तक जा रही है ये। तो यहाँ जो उद्गम स्थान है, कोई नदी निकल रही है, तो यहाँ पे पानी की मात्रा सबसे पहले क्या होगी, जल की मात्रा, पानी की मात्रा कम रहती है। क्या बोलेंगे, जहाँ नदी उद्गम स्थान है वहाँ पर जल की मात्रा कम रहती है, बहुत अधिक ऊंचाई से नदियाँ निकल रही है, पानी की मात्रा कम है, अपवर्तन भी कम होता है। जो कटाव है नदियों के द्वारा, अपवर्तन कम होते हैं, ठीक है। फिर नदी के मुहाने में आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे ढाल कम हो जाता है। इसका मतलब है फिर से यहाँ पे मुहाने पे, सॉरी मुंह पे, इसका जहाँ से निकल रही है माउथ है, वहाँ पे ढाल अधिक होते हैं। पहला नंबर लिखिए, दूसरा नंबर, थर्ड नंबर पे ढाल अधिक हो जाते हैं, ढाल अधिक है। क्या क्या लिख रहे हैं नदी के मुहाने पे कि पानी कम होता है, पानी कम है तो अपवर्तन कम होगा, अपवर्तन कम है, ढाल क्या है बोलेंगे बहुत अधिक है, नदियाँ तीव्र गति से निकल रही है, तो चौदह बोलेंगे नदी तीव्र गति से बह रही है। ये फिर मुहाने का थोड़ा सा विशेषता इसका उल्टा कर दीजिए, कि यहाँ पे क्या है, ढाल कम है, जहाँ नदी मिल रही है आधार तल को, समुद्र तल को मिल रही है, तो वहाँ पे ढाल कम हो जाता है, अपवर्तन कम होता है, अपवर्तन कम होता है, निक्षेपण अधिक होता है, कटाव कम करती है, निक्षेप डिपोजिट, मलबे को कण को अधिक कर रही है, तभी तो डेल्टा का निर्माण हो रहा है। पानी की मात्रा क्या है, बहुत अधिक है, तो नदियाँ मंद, नदी क्या है मंद ढाल से बहती है, पानी अधिक है, पानी अधिक है। इसका जस्ट उल्टा करके चलिए, इसका मतलब है कि ये मुंह है आपका, दो मुंह है, एक मुंह जहाँ से निकल रहा है, एक मुहाना जहाँ पे गिर रही है, तो कंफ्यूज मत करिएगा, इंग्लिश में अलग हो जाता है, माउथ है, और वो जहाँ पे आपका मिल रही है मुहाना, यहाँ पे मुंह, और यहाँ मुहाना, माउथ। इसका मतलब है नदी के द्वारा जो मैक्सिमम लैंडस्केप का निर्माण हो रहा है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ही निर्माण हो रहा है, ये पूरा दृश्य भूमि का निर्माण हो रहा है। तो आप बोलेंगे जो भी दृश्य भूमि है, दृश्य भूमि का निर्माण नदियों के द्वारा मध्य भाग में होता है, निर्माण के मध्य भाग में हो रहा है, मिडिल पोर्शन, मिडिल भाग में, ठीक है।
समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो ये नदियां हैं, कटाव कर रही है। कटाव किसे? इधर काट रही होगी। जैसे कोई नदी का मान लेते हैं, शुरुआत में चौड़ाई कम होती है नदी की, पानी की मात्रा कम रहती है, अवसाद कम रहते हैं, तो कटाव कम होगा। ये भी कम चौड़ा है। अब देखिए यहाँ पे चौड़ाई बढ़ गया है। इसका मतलब है जहाँ चौड़ाई अधिक है वहाँ कटाव अधिक है। ये चौड़ाई अधिक है तो कटाव यहाँ पर अधिक है, इस वाले पोर्शन पे अधिक है। यहाँ निक्षेपण अधिक हो रहा है। ठीक, एक पोर्शन में कटाव है, दूसरे में निक्षेपण हो रहा है, अर्थात कटाव निक्षेपण कटाव निक्षेपण कटाव निक्षेपण कटाव निक्षेपण ऐसे चल रहा है नदी के द्वारा। तो एक अवतल ढाल बन रहा है, एक उत्तल ढाल बन रहा है। ये वाला ढाल है ऐसे करके, और एक वाला कौन सा ढाल है? ऐसे है, इस साइड से है। एक ढाल ऐसे है तो दूसरा ऐसे ढाल है। एक ढाल ये, एक ढाल ये, पुनः एक ढाल ये, एक ढाल ये, तो अवतल और उत्तल ढाल बन जा रहे हैं नदियों में। तो एक साइड कटाव कर रही है, दूसरी साइड कटाव कम कर रही है। तो ये पहले तो नदी का कटाव है एक तरीके से। अब यहाँ पे हम एक लैंड स्केप को उठाते हैं और इसका स्टडी करते हैं। वो है जलप्रपात। जलप्रपात सिंपल भाषा में झरना, जहाँ से गिर रहा है वो लैंड स्केप, पृष्ठभूमि। प्रपात को झरना बोलते हैं। अनुप्रस्थ परिच्छेदिका हम लोग पहले पढ़ रहे हैं। जो अनुप्रस्थ परिच्छेदिका जो लंबाई में नदियों की खींची जाती है, तो लंबाई तो बता रहा है, ढाल ही बता रहा है। और अनुप्रस्थ परिच्छेदिका के अंदर कौन कौन सी पृष्ठभूमि का निर्माण हो रहा है। पहला नंबर पे मैं आपको बता रहा हूँ जल प्रपात। तो कंसेप्ट समझना आपको। जल प्रपात क्या है? नदियाँ ऊंचाई से गिर रही है ऐसे करके, ठीक है। कैसे गिर रही है? जैसे मान लेते हैं कोई नदी इस पे बह रही है, यहाँ से देखिएगा कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ। जल प्रपात का निर्माण दो तरीके से होता है। सबसे पहले जब ऊंचाई से नदियाँ गिरती है तो एक प्रपात का निर्माण करती है, उसे जल प्रपात कहते हैं। इसमें दो कंसेप्ट है, या तो चट्टाने कोमल या कठोर हो, क्षैतिज रूप। ये क्षैतिज रूप में है। फर्स्ट कि क्षैतिज रूप से क्या हो, कोमल चट्टान कठोर चट्टान, कोमल चट्टान कठोर चट्टान। अगर इसमें से एक सेक्शन मान लेता हूँ मैं, ये वाला जो आपका कठोर कर दूँ, कठोर चट्टान, एक सेक्शन चट्टान का एक कर दूँ कठोर, और दूसरा सेक्शन को क्या करूँ, चट्टान का कोमल करूँ। तो कठोर चट्टान है, कोमल चट्टान है, ये कोमल चट्टान है। तो नदी कठोर चट्टानों को काटेगी कि कोमल चट्टानों को? कोमल, सॉफ्ट, निश्चित है सॉफ्ट चट्टानों को काटेगी। आपको समझना है कि चट्टाने जो हैं, दो चट्टाने क्षैतिज रूप में एक दूसरे के बराबर रख दीजिए, उस पर एक नदी को फ्लो करा दीजिए। तो नदी क्या है, कठोर चट्टानों की तुलना में कोमल चट्टानों को काटती है, फिर कठोर चट्टानों की तुलना में कोमल चट्टानों को। तो कुछ इस प्रकार से ऊंचाई से नदियाँ गिर रही है, अर्थात कोमल चट्टानों को काट दी है। तो कोमल चट्टाने तो पीछे आ गई, कट गई है, ये कट गया। तो कटने के बाद कैसे होगा ढांचा? कुछ ऐसे ही बनाएगा। ऐसे करके नदियाँ गिर रही है, कोमल चट्टाने कठोर चट्टाने, कोमल चट्टाने कठोर चट्टाने, और ये जल कुंड बना रही है गिर के ऊंचाई से, जल कुंड। तो क्या बोलेंगे, जब चट्टानों को क्षैतिज रूप से रख दिया जाए एक के बाद एक, कठोर और कोमल चट्टाने, कठोर कोमल चट्टाने, तो नदियाँ काटती है कोमल चट्टानों को, कठोर चट्टानों को कुछ नहीं होता, बहुत कम कटाव होता है, ना के बराबर कटाव होता है कठोर चट्टानों का, लेकिन कोमल चट्टाने कट जा रही है
और नदियाँ कोमल चट्टानों काटने के बाद ऊपर से गिरती है, एक जलकुंड बनाती है। ठीक है, यहाँ पे फिर से गड्ढा करेगी, गड्ढा करके लगातार ये जलकुंड और समय के साथ बड़ा होते जाएगा जलकुंड। तो इस तरीके से आपको जलप्रपात दिखाई देता होगा, झरना। दूसरे रूप में लंबा चट्टाने लीजिए, कठोर चट्टाने, कोमल चट्टाने, कठोर चट्टाने, कोमल चट्टाने। तो लंबा चट्टाने, अब इस पे से कोई नदी गुजार दीजिए, फिर वही सेम पोजीशन होगा, नदी ऊंचाई से गिरेगी। फिर से आप जलकुंड बना लीजिए। हुआ क्या है कि नदियाँ, कठोर चट्टाने, कोमल चट्टाने, अगर ये कठोर चट्टाने है मान लेता हूँ, तो ये कोमल चट्टान है। फिर से कठोर चट्टाने, फिर से कोमल चट्टाने। तो नदियाँ कोमल चट्टानों को काट काट के पीछे कर रही है। ये कम होती जाएगी समय के साथ इसकी ऊंचाई। डायग्राम फिर से देख लीजिए, ऊंचाई कैसे कम होगी। ये ऑटोमेटिक कट गया ये वाला, क्योंकि कोमल चट्टान है, अब नदियाँ ऐसे करके गिरेगी, फिर से जलकुंड बनाएगी। तो नदियाँ या तो क्षैतिज, जब चट्टानों को क्षैतिज रूप से रख दिया जाए या फिर लंबवत रखा जाए, दो कंडीशन से बनेगा। तो क्षैतिज रूप से आप चट्टानों को रखिए, कोमल चट्टाने, कठोर चट्टाने, या लंबवत रूप से कठोर चट्टाने, कोमल चट्टाने। तो नदियाँ कोमल ही चट्टानों को काटेगी, कोमल चट्टान को काट के ही जलप्रपात बनाती है। भारत में अधिकतर लंबवत जलप्रपात मिलते हैं। तो लंबवत जलप्रपात कहाँ कहाँ मिलते हैं, अब उसको फैक्ट में आप नोट करिए। जलप्रपात, जो जलप्रपात है भारत में, एक बोलेंगे कावेरी नदी की सहायक नदी है, कावेरी की सहायक नदी, शरावती, शरावती नदी है। ये शरावती नदी कौन सा जलप्रपात बनाती है? शरावती नदी के द्वारा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात पड़ते होंगे जो ये गोरचप्पा जलप्रपात, गोरचप्पा जलप्रपात। तो शरावती नदी है, कावेरी की सहायक नदी है, दक्षिण भारत में, कर्नाटक में है। खेल भी याद करते चलिए साथ साथ में, कर्नाटक में है कुछ फैक्ट। कर्नाटक में कावेरी नदी तो बह ही रही है, साथ साथ में इसकी सहायक नदी शरावती नदी कर्नाटक में बहती है। इस शरावती नदी ने कौन सा जलप्रपात बनाया है? जोग या गोरचप्पा जलप्रपात, 260 मीटर हाइट है, पहला नंबर। दूसरा स्यों कावेरी नदी, जो कावेरी नदी है वो खुद एक जलप्रपात बनाती है, उसका नाम है आपका शिव समुंदर जलप्रपात, शिव समुंदर जलप्रपात। पुनः थर्ड नंबर पे स्वर्णरेखा नदी का नाम सुने होंगे, जो हुंडरू जलप्रपात बनाती है, रांची में है। क्या बोलेंगे आप? स्वर्णरेखा नदी, जो रांची है स्वर्णरेखा नदी के किनारे है, स्वर्णरेखा नदी, नदी का नाम ही है स्वर्णरेखा। ये बनाती है हुंडरू, हुंडरू जल प्रपात। ये सब नोट करना है आपको, इसमें मैच दान करने देता है जब भी आपसे जलप्रपात के बारे में पूछेगा। चौथे नंबर पे धुआंधार जलप्रपात, नर्मदा नदी बनाती है, मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी, धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात। संगमरमर नदी पे, जो संगमरमर, सॉरी, संगमरमर की चट्टान है, उस पर नदी गिरती है तो धुआं धुआं चारों साइड दिखाई देता है, इसलिए धुआंधार जलप्रपात है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। जो मध्य प्रदेश है वहाँ पे जबलपुर है, एक शहर है, वहीं पे नर्मदा नदी भी गुजर रही है। संगमरमर की चट्टानों पे नर्मदा नदी गुजरते हुए जलप्रपात बनाती है, तो धुआंधार जलप्रपात, चारों साइड कुहासा धुआं छाए रहते हैं। फिर अब पांचवें नदी पे इंद्रावती का नाम सुने होंगे, छत्तीसगढ़ में है, बस्तर जिले से बह रही है, वहां पे बनाती है आपका चित्रकूट। तो इंद्रावती नदी, चित्रकूट जलप्रपात, इसकी चौड़ाई सबसे अधिक है भारत के अंदर, चित्रकूट जलप्रपात।
इसकी चौड़ाई भारत में सबसे अधिक है। भारत का नियाग्रा कहलाता है चित्रकूट जलप्रपात। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पे है? यूएस में है। एक शब्द है नियाग्रा। नियाग्रा वाटरफॉल अमेरिका में। फिलहाल आपके सामने ये है, कुछ जलप्रपात के एग्जाम्पल देना है, थोड़ा सा डायग्राम के साथ आप समझा देंगे। सेकंड में जो आपका बन रहा है वो जलज गर्तिका। गर्तिका क्या है? देखिए, जल में बनने वाला गर्त अर्थात गड्ढा। जब नदियां बह रही हैं, परिच्छेदिका में हम लोग पढ़ रहे हैं लंबाई में। आप नदी में देखेंगे कि नदी फ्लो हो रही है। ये नदी मान लेता हूँ मैं, तो एक गड्ढा दिखेगा आपको अचानक। ये गड्ढा क्या एक्चुअली में ऐसे ऐसे घूम रहे हैं कंकड़ पत्थर, गर्तिका है। अर्थात सेकंड में आप पढ़ रहे हैं जल गर्तिका। जल गर्तिका क्या होती है? जो आप पढ़ रहे हैं अनुप्रस्थ परिच्छेदिका, पहला जलप्रपात पढ़े। सेकंड नंबर पे आप क्या पढ़ रहे हैं? जलज गर्तिका। जलज गर्तिका क्या है? जो नदी बहती है, तो नदी बहती है तो बीच में भंवर दिखाई देता है आपको ऐसे ऐसे करके कि भंवर आ गए नदी के बीच में। तो एक्चुअली भंवर क्या है? वहाँ नदी के उस वाले पोर्शन पे गड्ढा है। ठीक है, कोई नदी कर दूं मैं, एक चट्टान से गुजर रही है, तो बीच में कोमल चट्टान को काट दी है नदी। कोमल चट्टानों को काटने का कारण क्या है? जो कंकड़ पत्थर से नदी में बह रहे थे वो और कटिंग कर रहे हैं, तो एक ब्यास बन जा रहा है कुआं। तो नदी के बीच में ही कोमल चट्टान मिलने के कारण एक गर्त बन गया, गड्ढा बन गया, उसमें नदी का जल फंस गया और घूमने लगा भंवर में। अगर कोई आदमी तैरते तैरते इस हिस्से में आता है तो भी गोला गोला घूमने लग जाता है, भंवर में फंस जाता है। इसलिए वो भंवर में फंसने के कारण उसकी मौत हो जाती है। ये भंवर 7-7 मीटर तक गहरा होता है, 7 मीटर तक गहरे होते हैं। और भंवर में फंसने के कारण वो घूमते रहता है, दम घुटने से अर्थात सांस नहीं ले पाता है, अंदर में मर जाता है। तो आपको ये बोलना है जलद गर्तिका, भंवर के रूप में रहते हैं। भंवर के रूप में एक डायग्राम ऐसे बना दीजिएगा घूमता हुआ, ये बड़ा बना दीजिए। पुनः नदी विसर्ग जलद गर्तिका के बाद आपको क्या पढ़ना है? नदी विसर्ग और गोकुल झीलें, एक साथ कंसेप्ट है दोनों। तो यहाँ पे क्या है? थर्ड नंबर पे जो हमको पढ़ना है नदी विसर्ग वो गोकुल झील, ये दोनों अलग अलग लैंडस्केप है, गोकुल झील। लेकिन नदी विसर्ग क्या है? विसर्ग मतलब सांप की तरह टेढ़ा मेढ़ा। विसर्ग को इंग्लिश शब्द है मिनांडर। ये शब्द आएगा मिनांडर। मिनांडर क्या है? तुर्की में एक नदी का नाम है मिनांडर। तुर्की में एक नदी का ही नाम है मिनांडर। तो ये मिनांडर नदी तुर्की में बहती है, सांप के आकार का बहती है ऐसे। अर्थात कोई फिक्स नहीं है इसका, सांप के आकार का ऐसे चलती है उद्गम स्थान से मुहाने तक। तो इस नदी के नाम पे, तुर्की का जो मिनांडर नदी, इस नदी के नाम पे नदी विसर्ग एक कंसेप्ट आया है। इसमें जब नदियाँ कैसे हो रहा है, जो मोड़ रही है, देखना है आपको यहाँ पे। देखिए नदी का यहाँ पे अपर्तन अधिक है इस वाले हिस्से में, अर्थात ये वाला उत्तर भाग है। ये क्या बोलेंगे? यहाँ पे नदी का अवतल है अंदर की ओर। अवतल भाग में नदियाँ अपर्दन कर रही है, और इस भाग में क्या कर रही है? ये वाला भाग जो है ये अवतल है, अवतल यहाँ पे निक्षेपण कर रही है। फिर से यहाँ पे अपर्दन, यहाँ पे निक्षेपण। एक जगह नदी काट रही है और एक जगह निक्षेपण कर रही है। बोलेंगे अवतल, और अस याद रखिए कि अवतल पे अपर्दन और उत्तल पे निक्षेपण। डिपोजिट। तो नदियाँ
कटाव कैसे कर रही है, क्योंकि पानी की मात्रा है, नदियाँ अपने दोनों पार्ट्सों में कटाव कर रही है। तो नदी क्या है, ये जो बह रही है मार्गों से, तो जल के कारण कटाव होता है पार्ट्स में। पार्ट्स में कटाव हो रहा है, इसके दोनों भागों में कटाव हो रहा है। एक साइड में अवतल भाग में अवर्धन है, उत्तल भाग में निक्षेपण, अवर्धन निक्षेपण। अगर इसको मैं लिखूँ एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, तो बोलिए एक्स पे अवर्धन, वाई पे निक्षेपण, एक्स पे अवर्धन, वाई पे निक्षेपण। ठीक है, तो मीनांडर आपको समझ में आ गया होगा कि नदियों का मुड़ना एक अलग से लैंडस्केप दिखाई देता है। अगर नदी एक बार मुड़ना स्टार्ट करे तो उसके बाद वो मुड़ती ही चली जाती है, कोई भी नदी सीधी नहीं बहती। आप नदियों को क्या देखते हैं कि कोई भी नदी क्या सीधी बहती है? बिल्कुल नहीं बहती। सीधी नदियाँ सीधी नहीं बहती है, नदियाँ हमेशा विसर्प मार्गों में बहती है, साफ सर्प के आकार का। तो नदी के मुहाने पे या इसके मध्य भाग कहीं भी नदी के मार्ग में बाधा आ जाए, जैसे नदी बह रही थी, मान लो तुम पहले सीधा बह रही है, इसके मार्ग में एक बाधा आ जाए, एक चट्टाने आ जाए, तो फिर नदियाँ यहाँ से मुड़ रही है। एक बार मुड़ने लगे फिर पता नहीं इधर मुड़ेगी, इधर मुड़ेगी, अर्थात एक बार मुड़ाने के बाद मुड़ती जा रही है। ये मध्य भाग था, नदी बह रही है सीधा, इसके मध्य भाग में अचानक से भू उत्थान हो जाए, उड़ जाए भूमि, भूकंप के कारण, ज्वालामुखी के कारण, तो नदियाँ फिर से बात हो गई मुड़ने के लिए, कटाव करने के लिए। तो फिर से इसको कटाव करेगी, एक बार मुड़ा गया तो ऐसे मुड़ा गया। या फिर क्या है, नदी अपने साथ बहुत सारे अवसाद को ढो के ला रही है। तो नदियाँ क्या है, बहुत सारे अवसादों को ढो के लाती है। मान लेते हैं कोई नदी है, अवसाद लेके आए, इसके मार्ग में ही अवसाद जमा हो जाए। अवसाद क्या है? बालू कंकड़ पत्थर। तो नदी का मार्ग है, ये मार्ग है, अपने ही मार्ग में नदी बहुत सारे कंकड़ बालू पत्थर इकट्ठा कर रही है, तो ये बाधा आ गया मार्ग में। तो मार्ग में बाधा आ गया तो फलस्वरूप नदियाँ यहाँ से मुड़ना स्टार्ट करेगी बाधा से। और एक बार नदी में मोड़ आ जाता है तो आपको बार बार बता रहा हूँ मैं कि ये बार बार वो नदी मुड़ती रहती है, कोई भी नदी सीधी नहीं चलती है। तो काफ़ी सारी बाधाओं के कारण नदियाँ विसर्पित होती है। अब यहाँ पे गोकुल झील का कंसेप्ट देखिए कि गोकुल, जब नदी विसर्पित हो जाती है तो ये वाला पोर्शन हो सकता है कट के अलग हो जाए, ये वाला, ये वाला, ये आप जब नदी विसर्पित होती है तो उसका एक भाग कट के अलग हो जाएगा ऐसे करके, और यही झील बनती है गोकुल झील, गाय के सींग के आकार की होती है। क्या बोलेंगे? गोकुल झील, गाय के खुर के आकार का। खुर क्या है? पैर वाला खुर जो देखेंगे उसका, तो गाय के खुर का आकार होता है झील का। कारण क्या बोलेंगे कि जो मीनांडर है, अर्थात जो नदी विसर्पित होती है, अत्यधिक विसर्पण के कारण नदी का एक भाग कट के अलग हो जाता है। कौन सा भाग? ये अवतल वाला है, तो ये उत्तल वाला है, तो यही कट के अलग हो जाए। वैसे करके एक ही ना मार्ग में काफी सारे गोकुल झीलों का निर्माण हो रहा है नदी में। जैसे गंगा नदी खुद गोकुल झीलें बनाती है, कई जगह गंगा नदियाँ गोकुल झीलों का निर्माण करती है, बिहार यूपी में और बंगाल में। तो गंगा नदी खुद गोकुल झील का निर्माण करती है, तो ये कट के अलग हो जाएंगे। तो कट के अलग होंगे तो नदी आके बहेगी कहीं, कहीं ना कहीं तो बहेगी। ये वाला पोर्शन काट के आप अलग किए हैं, ये वाला काट के अलग कर दिए, ये भी काट के अलग कर सकते हैं, गोकुल झील ये भी। तो ये है आपका आज का, इसमें वीडियो काफ़ी बनेंगे क्योंकि लैंडस्केप काफ़ी है, लेकिन बस आपको कंसेप्ट समझना है, थोड़ा सा लिखना है। बस आज के लिए इतना ही, फिर देखिए नेक्स्ट क्लास में टू डू है इसके साथ।